Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 102 Constitutional Government and Democracy in India. Block 3 Federalism in India. What is Federalism? फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां देश को चलाने की पावर्स को दो लेवल्स पर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के लिए होता है। ठीक है, इसमें सारी पावर किसी एक के पास नहीं होती। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा पावर है। इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल मतलब आधा फेडरल भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर सेंटर की तरफ झुका हुआ है। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स, राइट्स और ड्यूटीज़ साफ साफ लिखी हैं ताकि बाद में दोनों के बीच कोई कन्फ्यूजन या झगड़ा ना हो। डिवीजन ऑफ पावर्स। इसका मतलब है कि काम और शक्तियों का बंटवारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से तय कर दिया है कि कौन से मामले सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी और कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स। दोनों अपने अपने एरियाज़ में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया का कोर्ट सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट के बाकी हिस्सों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी बात पर डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी न्यूट्रल होकर फैसला सुनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी गवर्नमेंट कोई कानून या फैसला नहीं ले सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के खिलाफ हो। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। सिंगल सिटीजनशिप। कुछ फेडरल देशों में लोगों के पास दो सिटीजनशिप होती है, एक पूरे देश की और एक उनके स्टेट की, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आपकी सिटीजनशिप सिर्फ एक ही होगी, वो है इंडियन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है जो सेंटर को ज़्यादा मजबूत बनाता है। एमरजेंसी के समय सारी पावर सेंटर के पास चली जाती हैं। साथ ही देश की सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और बड़ी नीतियाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स इनटू 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में पावर्स को 3 अलग अलग लिस्ट में बांटा गया है। यूनियन लिस्ट ये उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिन पर कानून बनाने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। डिफेंस, देश की सुरक्षा और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जुड़े सारे बड़े फैसले कौन लेता है? यूनियन लिस्ट। फॉरेन अफेयर्स वो भी इसमें आते हैं। रेलवेज, पूरे देश की रेल नेटवर्क को मैनेज या ऑपरेट करना, ये भी यूनियन लिस्ट। बैंकिंग, देश के बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स यूनियन लिस्ट करती है, उसमें यूनियन लिस्ट में आता है। और कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी, नोट्स और कॉइन्स को प्रिंट करना या देश की मुद्दे को कंट्रोल करना किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो लोकल या स्टेट लेवल पर बहुत ज़रूरी होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल, पुलिस, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है। पब्लिक हेल्थ, स्टेट के अंदर आने वाली सरकारी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी पॉलिसीज़ बनाना। पब्लिक ऑर्डर, स्टेट के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। कॉन्करेंट लिस्ट, इस लिस्ट में ऐसे विषय होते हैं जो पूरे देश और स्टेट दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। इस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। एग्जाम्पल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस के रूल्स, बोर्ड्स और सिलेबस से जुड़े मामले। फॉरेस्ट, जंगलों की सुरक्षा और वन विभाग फॉरेस्ट्री के कानून। मैरिज, शादी, डिवोर्स और फैमिली मैटर से जुड़े लॉज। इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई और बिजली के रेट्स डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े नियम। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है अब इसमें? अगर किसी सब्जेक्ट पर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ को ही माना जाता है, तो ये केंद्र सरकार का कानून प्रिवेल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एमरजेंसी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने देश के प्रेसिडेंट को यह स्पेशल पावर दी है कि अगर देश पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो वो एमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। स्पेशल सिचुएशंस,
एमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश पर बाहर से किसी ने हमला किया हो, देश के अंदर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए या फिर देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाए। एमरजेंसी के दौरान सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। नेशनल एमरजेंसीज कब डिक्लेयर होती हैं? वॉर हो गई, जैसे जब इंडिया के किसी दूसरे देश के साथ आमने सामने या युद्ध चल रहा हो। एक्सटर्नल एग्रेशन, जब कोई बाहरी देश बिना वार्निंग के इंडिया पर हमला कर दे। आर्म्ड रेबिलियन, जब देश के अंदर ही कुछ लोग या ग्रुप्स हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ बगावत करने लगें। इसका क्या असर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स गेट मोर पावर्स, देश का पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाता है, सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ चली जाती है और वो स्टेट्स को भी कोई ऑर्डर दे सकते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सम फंडामेंटल राइट्स में बी रिस्ट्रिक्टेड, लोगों के कुछ बुनियादी अधिकार जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या असेंबली टेम्पररी रूप से रोके जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट क्या है? स्टेट एमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ये कब डिक्लेयर होती है? ये तब लगाई जाती है जब किसी स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर पाती, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट इसे लगाते हैं। इसका क्या असर होता है? स्टेट गवर्नमेंट में भी सस्पेंडेड, स्टेट की सरकार, चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल को हटा दिया जाता है या उनकी पावर्स रोक दी जाती हैं। प्रेसिडेंट गवर्न्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर, स्टेट का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है और उनके बिहाफ पर गवर्नर पूरे स्टेट का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल एमरजेंसी, ये कब डिक्लेयर होती है? जब देश की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट बहुत बड़े खतरे में हो। इसका क्या असर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स फाइनेंशियल मैटर्स, पैसों से जुड़े सारे बड़े फैसले सेंटर के लेने लगता है। स्टेट्स के बजट और मनी बिल्स को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना भेजना ज़रूरी हो जाता है। सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड जजेस में बी रिड्यूस्ड, देश के पैसे बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है। इंडिया में कभी आज तक फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5th and 6th शेड्यूल। These schedules protect the interest of tribal areas. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 स्पेशल शेड्यूल्स बनाई गई हैं ताकि आदिवासी समाज के कल्चर, ज़मीन और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें मेन स्ट्रीम के एक्सप्लोरेशन से बचाया जा सके। 5th शेड्यूल अप्लाइज टू शेड्यूल्ड एरियाज इन मोस्ट स्टेट्स, ये शेड्यूल इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ पर लागू होता है। प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका मेन मकसद शेड्यूल्ड ट्राइब की ज़मीन को किसी गैर ट्राइबल इंसान को बेचने से रोकना और उनका विकास करना है। गवर्नर हैज़ स्पेशल पावर्स, इस शेड्यूल के अंदर स्टेट को गवर्नर के पास बहुत स्पेशल पावर होती हैं। वो तय कर सकते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का कोई कानून उस ट्राइबल एरिया में लागू होगा या नहीं, या कुछ बदलाव के साथ लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या? 6th शेड्यूल अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज ऑफ, ये शेड्यूल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 4 स्पेसिफिक स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज पर लागू होता है। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है AMTM या ATMM। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसमें? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन एरियाज़ में स्पेशल काउंसिल बनाई जाती हैं जिन्हें बहुत सारी आज़ादी होती है। इनके पास खुद के कानून बनाने और टैक्स कलेक्ट करने तक की पावर होती है। सेल्फ गवर्नेंस और ट्राइबल कम्युनिटीज़, इसका मतलब है कि ट्राइबल समाज के लोग अपने ऊपर खुद शासन करते हैं, उन्हें अपने इंटरनल मैटर्स में बाहरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कस्टम्स एंड कल्चर, इसका मेन मकसद उनके पुरानी रीति रिवाज, शादी के नियम, ज़मीन के राइट्स और उनके पूरे कल्चर को सेफ रखना है। नेक्स्ट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब है ग्राउंड लेवल पर लोगों को खुद अपनी सरकार चुनने और चलाने का हक देना। इससे आम जनता देश की राजनीति और विकास में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। इट वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पंचायती राज, इस कानून के जरिए गांव के इलाकों में पंचायती सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अर्बन लोकल बॉडीज़, इस कानून के जरिए शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मजबूती दी गई। पंचायती राज 3 लेवल्स, ये 3 स्तर के सिस्टम हैं। ये फर्स्ट है ग्राम पंचायत,
ये सबसे निचला लेवल होता है जो एक कुछ गाँव को मिलाकर बनता है। इसका हेड सरपंच या प्रधान होता है। पंचायत समिति ब्लॉक, ये बीच का लेवल है। ये कई सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे बड़ा और टॉप लेवल होता है जो पूरे ज़िले के लिए बनता है और बाकी दोनों लेवल्स को कोऑर्डिनेट करता है। फंक्शंस, रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास करना, नए नियम बनाना और सरकारी योजनाओं को ये लागू करना। रोड्स, गांव के अंदर की सड़कें और कनेक्टिविटी को ठीक करना और बनवाना। ड्रिंकिंग वाटर, सभी घरों तक पीने का साफ पानी, हैंडपम्प्स, टैप्स की सुविधा पहुंचाना। सैनिटेशन, गांव में सफाई बनाए रखना, नालियां साफ रखना और टॉयलेट्स बनवाना। प्राइमरी एजुकेशन, गांव के प्राइमरी स्कूल्स की देखभाल करना ताकि बच्चे पढ़ सकें। म्युनिसिपल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम भी कहते हैं। ये बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ में होती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसका हेड मेयर होता है। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, ये छोटे और मीडियम साइज शहरों के लिए होती है। नगर पंचायत, ये उन एरियाज़ के लिए होती है जो अभी गांव से शहर में बदल रहे हैं। फंक्शंस, क्लीनलीनेस, शहर की सड़कों और मोहल्लों में सफाई बनाए रखना। वाटर सप्लाई, घरों और कमर्शियल जगहों तक साफ पानी पहुंचाना। स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना और उन्हें ठीक रखना। रोड, शहर के अंदर की लोकल सड़कें और फुटपाथ्स बनवाना। वेस्ट मैनेजमेंट, शहर के कचरा कलेक्ट करना और उसे सही तरीके से डिस्पोज या रिसाइकल करना। पब्लिक हेल्थ, बीमारियों को फैलने से रोकना, वैक्सीनेशन कैंप्स लगाना और लोकल क्लिनिक्स मैनेज करना। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ब्रिंग्स गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। आम जनता को अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए सीधे बड़े मंत्रियों के पास नहीं जाना पड़ता, उनकी सरकार उनके पास ही होती है। एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, इससे लोकल लोग खुद अपने एरिया के विकास के लिए फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं। प्रमोट्स डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, ये देश की लोकतंत्र को बिल्कुल जड़ से मजबूत बनाता है। हेल्प्स इन लोकल डेवलपमेंट, लोकल नेताओं को पता होता है कि उनके एरिया की अहम ज़रूरतें क्या है, इसलिए वहाँ के विकास सही तरीके से हो पाता है। इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जब नेता आपके बीच का ही होता है तो काम में हेरा फेरी कम होती है और उनसे सवाल पूछना आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या है वन शॉर्ट रिवीजन। इंडिया जो है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकार हैं पर ज़्यादा ज़रूरी ताकत सेंटर के पास होती है। 3 लिस्ट कौन सी है हमारी? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट, उसमें क्या क्या आता है? डिफेंस, रेलवेज, करेंसी। स्टेट में पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। ठीक है, ये सब आप देख लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।